देश विदेश में डायरेक्ट टैक्सेशन से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के 17 ईयर के प्रशिक्षण देने के अनुभव के साथ इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 31 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आज मैं आपके सामने आया हूं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो फैमिली पेंशनर से जुड़ा हुआ है। जब फैमिली पेंशनर्स को एरियर मिलते हैं तो एरियर के कारण उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है और उस टैक्स लायबिलिटी बढ़ने के कारण एक एडिशनल बर्डन फैमिली पेंशनर के ऊपर आ जाता है। आप सभी जानते हैं कि फैमिली पेंशनर जब कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है उसके फैमिली के मेंबर को पेंशन मिलती है और ज्यादातर केस में स्पाउस होती हैं जिनके आय के दूसरे कोई साधन नहीं होते हैं। ऐसे समय में यदि उन पर इनकम टैक्स का एडिशनल भार या एडिशनल लायबिलिटी पड़ती है तो आप ही सोच सकते हैं उनकी आजीविका पर किस तरह से असर पड़ेगा। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरह से फैमिली पेंशन समय पर नहीं मिलने पर एक फाइनेंशियल ईयर की फैमिली पेंशन जो मुझे मिलना थी जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसमें न मिलकर जब अगले साल एरियर के साथ मिलती है तो टैक्स लायबिलिटी पे किस तरह से इफेक्ट होता है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए क्रिएट किया है। मिस्टर एक्स 30 सितंबर 2018 को एक्सपायर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 62। He was getting the pension after retirement, and after his death, the family pension to his wife is fixed at rupees 50,000 per month. But the family pension is not paid in the financial year 1890. September 2018 में जब मिसेस एक्स के हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गई, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2019 तक का उनका जो पेंशन था 50,000 रुपीज पर मंथ, फैमिली पेंशन जो फिक्स हुआ था वो 1819 में मिलना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सी औपचारिकता होती है और कभी कभी पेंशन अनड्यू डिले हो जाती है। सो यहां पर मिसेस एक्स के साथ क्या हुआ, उनको जो 3 लाख रुपीस की पेंशन फाइनेंशियल ईयर 1819 के अंदर मिलना थी वो नहीं मिली और 1920 में उनको 12 मंथ की पेंशन 50,000 रुपीज पर मंथ, 6 लाख रुपीज फॉर 12 मंथ और 3 लाख का एरियर्स जो 1819 का है वो मिला। आप देखेंगे इस एग्जांपल में कि 1819 में जो 3 लाख रुपीस मिलना था तो 1920 में मिला। उसके कारण मेरी जो टैक्सेबल इनकम थी मिसेस एक्स की जो टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपीस थी 1819 में,
वो यदि हम मान के चले कि उनका कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है तो वो 0 हो गए 18-19। और 19-20 में क्या हुआ, जो उनकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ के पेंशन के हिसाब से 12 मंथ की 6 लाख रुपीज होना चाहिए थी, 6 लाख रुपीज, वो 9 लाख रुपीज हो गए। इसके कारण टैक्स पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा और टैक्स की लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसको समझने के लिए हम 18-19 और 19-20 में जो टैक्स रेट हैं उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मिसेस एक्स की टैक्स लायबिलिटी किस तरह से इफेक्ट हो रही। नाउ मैंने एज का एग्जांपल दिया कि मिसेस एक्स 58 ईयर्स की हैं। उसका रीजन ये था कि यदि मैं एज नहीं बताता तो यदि मिसेस एक्स 60 ईयर एंड अबव होती तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम यहां पर देख रहे हैं 2,50,000 रुपीज की, वो 60 ईयर एंड अबव 3 लाख रुपीज होती। सो यदि उनकी एज 60 से ज्यादा होगी तो आपको एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज लेके चलना होगा। 18-19 और 19-20 में टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए सेम टैक्स रेट अप्लाई होते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20। हम समझने की कोशिश करें कि यदि मिसेस एक्स को यदि 3 लाख रुपीज पेंशन जो 6 मंथ की उनको ड्यू थी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019 मिल गई होती तो उन पे टैक्स लायबिलिटी 18-19 में कितनी होती। सो देखिए 2,50,000 तक उनकी टैक्स लायबिलिटी 0 होती। रिमेनिंग 50,000 रुपीज 5% के टैक्स रेट में जाता। सो 50,000 रुपीज पे 5% 2,500 रुपीज टैक्स की लायबिलिटी होती यदि 18-19 में जो पेंशन है मिसेस एक्स को मिल जाती। लेकिन हुआ क्या 19-20 में, जब उनको 6 लाख रेगुलर पेंशन के साथ 3 लाख एरियर्स मिला तो क्या होगा, यदि उनको 6 लाख रुपीस ही मिलता 19-20 में, सो इनिशियल 2,50,000 टैक्स फ्री होता। 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज उनका 5% टैक्स होता। इट मीन्स 5 लाख तक उनको 12,500 रुपीज टैक्स भरना पड़ता। एडिशनल 1 लाख रुपीज पे 20% टैक्स होता। 6 लाख रुपीज उनको पेंशन मिलता। सो 20% टैक्स 1 लाख पे 20,000 रुपीज। सो टोटल टैक्स उनकी लायबिलिटी होती 32,500 रुपीज यदि उनको सिर्फ रेगुलर पेंशन मिली होती। लेकिन 3 लाख का एरियर मिलने के कारण क्या हुआ कि उनकी जो 20% स्लैब में 20% रेट पर जो एरियर है उनका 3 लाख रुपीज, वो 20% की टैक्स रेट की कैटेगरी में आ गया। जबकि 18-19 में सिर्फ 50,000 उसमें से 5% की कैटेगरी में। सो आप समझ गए होंगे कि टैक्स लायबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी इस केस में यदि एरियर 19-20 में पेमेंट होता है, क्योंकि उस ईयर में एरियर के कारण जो टैक्स रेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब चलिए हम 19-20 में इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाकर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि मिसेस एक्स को एरियर मिलता, एरियर मिलने पर उनकी
टैक्स लायबिलिटी किस तरह से बढ़ी। फैमिली पेंशन के साथ आप देख रहे हैं उनको 9 लाख रुपीस मिले, और जैसा मैंने बताया 9 लाख रुपीस पर टैक्स पेबल कितना होता, 0% ऑन 2,50,000 रुपीस, 5% ऑन 2,50,000 रुपीस, 5 लाख रुपीस हो गया। अप टू 5 लाख तक 12,500 होता। रिमेनिंग 4 लाख पे उनको 20% टैक्स भरना पड़ता, 80,000 रुपीस। सो एरियर के साथ जो मिसेस एक्स की लायबिलिटी है वो 1920 में 92,500 है। अब हम देखते हैं कि यदि एरियर उनको नहीं मिलता इस साल और रेगुलर पेंशन ही मिलती 6 लाख रुपीस, तो उनको टैक्स पेबल कितना होता, 2,50,000 तक 0, अनदर 2,50,000 पे 12,500 रुपीस, अनदर 1 लाख रुपीस पे 20%, 20,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, 32,500। सो आपने देखा कि विद एरियर 1920 में मिसेस एक्स की जो टैक्स लायबिलिटी है वो 92,500, जब उनको एरियर के साथ सैलरी मिली है। अब देखिए जब उनको एरियर नहीं मिला था, बिना एरियर के जब हमने टैक्स का कंपटीशन किया तो सिर्फ 32,500 उनकी टैक्स लायबिलिटी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि एरियर के कारण उनको 60,000 रुपीस एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी यहां पर आती है। लेकिन हमको यह भी देखना होगा, जब हम टैक्स रिलीफ की बात करते हैं, कि यदि ये एरियर उनको रेगुलर पेंशन की तरह 18-19 में मिलता तो उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती 18-19 में। वो टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ती, तो चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 18-19 में मिसेस एक्स की टैक्स लायबिलिटी क्या होती, जब उनको फैमिली पेंशन मिली ही नहीं, उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी 0, विदाउट एरियर्स, विदाउट पेंशन जो उनको मिलना चाहिए थी नहीं मिली। अब हम देखते हैं कि उनको पेंशन मिल जाती 3 लाख रुपीस, तो क्या होता, 2,50,000 तक उनको टैक्स पेबल 0 होता, रिमेनिंग 50,000 पे उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ता 12,500 रुपीस, सॉरी 2,500 रुपीस। सो आप ये देखिए कि 1920 में 60,000 रुपीस एडिशनल टैक्स भरना पड़ा, जबकि 18-19 में यदि ये पेंशन पेमेंट हो गई होती तो मिसेस एक्स को सिर्फ 2,500 रुपीस टैक्स भरना होता। इसका मतलब एरियर के कारण मिसेस एक्स की जो टैक्स लायबिलिटी है वो 18-19 में 2,500 रुपीस कम हुई। अब हमारी उम्मीद क्या होगी यदि ये सिचुएशन है, तो जो भी फीमेल पेंशनर है, मिसेस एक्स क्या चाहेंगी, वो चाहेंगी कि उनको 1920 में जो एडिशनल टैक्स भरना पड़ा, और यदि उसको कंपेयर करें जो उनकी लायबिलिटी आती 18-19 में, 1920 में उसको 60,000 एडिशनल लायबिलिटी आई, 18-19 में उनकी लायबिलिटी 2,500 रुपीस कम हुई। सो उनकी उम्मीद होगी कि उनको 57,500 की टैक्स रिलीफ मिले। ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन
वैलिड है, क्योंकि फैमिली पेंशन के फिक्सेशन में पेंशनर का कोई दोष नहीं है, तो उसको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्यों बेयर करना पड़ेगा? इस चीज को ध्यान में रखकर सेक्शन 89 लाया गया, और सेक्शन 89 कहता है कि रिलीफ इनकम टैक्स की मिलेगी, ऐसे सर्कमस्टेंस में मिलेगी इन एडिशन टू अदर्स। यदि फैमिली पेंशन एरियर्स में मिलती है और उसके कारण जो टोटल इनकम है जिस साल में एरियर्स मिले हैं वो हायर टैक्स रेट बेसिस होती है, टोटल टैक्स पेबल ज्यादा वर्कआउट होता है, तो रिलीफ मिलेगी। वो रिलीफ कितनी मिलेगी? तो रूल 21A के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है, और रूल 21A के अंदर जो मैंने कहा था, आपको जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जो आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी एरियर के कारण हुई 1920 में, उसकी रिलीफ मिलना चाहिए, और रूल 21A वही कहता है कि आपको 1920 में जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनी और 1819 में जो आपकी लायबिलिटी कम हुई, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको टैक्स रिलीफ में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको जानकारी दी टैक्स रिलीफ के बारे में। ऑन पेंशंस मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि मैंने 2 बुक ऑथर की है, एक कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे और दूसरी ट्रांसफर प्राइसिंग पे। आप यदि जानना चाहते हैं कि आपके टैक्स से रिलेटेड इशू के जवाब, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस को आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल टैक्स ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे साथ जुड़े और मेरी बातें सुनी, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहूंगा। धन्यवाद।